नमस्कार। आज हम अनवरी हिंदी कक्षा द्वादशी के पाठ क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 4 पाठ पढ़े थे, जिसमें पहले पाठ में 3 कवियों के बारे में पढ़ा था, दूसरा सूरदास का पढ़ा था, तीसरा रहीम का पढ़ा था, चौथा हमने बिहारी का पढ़ा। 5 हम भूषण का पाठ पढ़ेंगे। भूषण के पाठ के बारे में थोड़ा पहले देख लेते हैं। भूषण हमारे हिंदी में रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। हमने कक्षा 11वीं में हिंदी साहित्य में भूषण का पाठ पढ़ा और भूषण के जो पद आए थे वो हमने पहले पढ़े। तो भूषण का परिचय तो 11वीं हमने पढ़ा, वो सेम है लगभग, और पद है थोड़े अलग है। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में भूषण माने जाते हैं। रीतिकाल के 3 भेद होते हैं। हमने बिहारी पाठ पढ़ा था, उस समय परिचय पढ़ा था। रीतिकाल के 3 भेद होते हैं, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, तो रीतिबद्ध कवियों में भूषण का स्थान आता है, जिसमें चिंतामणि है, भूषण है, देव है, सेनापति है, पद्माकर है। तो ये प्रमुख कवि रीतिबद्ध में आते हैं। रीतिकाल के विशेष कवियों में इनका वीर रस में काव्य है पूरा। ठीक है, तो इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई। रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान काव्य की सरिता नदी में वीर रस का जो गुण होता है वो ओज गुण होता है। वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के टिकवापुर गांव में हुआ। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था और भूषण जो है साहित्य में वो उनकी उपाधि है, ऐसा माना गया है। मतीराम और जटाशंकर ये इनके भाई हैं, जो ये रीतिकाल में ही आते हैं। इन्हें छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान मिला। तो इनकी जो रचना है वो दोनों जो राजा है इनके ऊपर ही है। तो एक तो है हमारे शिवाजी, ठीक है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, और दूसरा छत्रसाल महाराज, ये राजा है। दोनों राजाओं के दरबार में भूषण को मान सम्मान मिला, या कह सकते हैं कि ये इनके दरबार में मुख्य रूप से रहे, राज दरबार कवि के रूप में रह करके, और इन्होंने इन 2 राजाओं का गुणगान अपने साहित्य में किया है। अब हम देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचना है। साहित्य में जो परिचय है, जो 11वीं में विस्तृत पढ़ा, और अब हम 12वीं में जो पढ़ रहे हैं वो पाठ्य पुस्तक जितना आया उतना ही आपको इसमें बताया गया है। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, ठीक है, शिवराज भूषण छत्रसाल दशक दूसरे नंबर की रचना है। यहाँ शिवाजी का वीरता का वर्णन हुआ है, इसमें छत्रसाल का वीरता का वर्णन। शिवा बावनी नाम से पता है, शिवाजी के बारे में वर्णन हुआ है। और भूषण हजारा, और इसमें भी इन दोनों राजाओं का वर्णन हुआ है। तो यह 4 नंबर वाली रचना है। और भूषण उल्लास, ये सभी रचनाओं में इन 2 राजाओं का विशेष वर्णन हुआ है। तो टोटल रचना कितनी है? 5 है। ठीक है, नंबर 1 शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, और शिवा बावनी, भूषण हजारा और भूषण उल्लास आदि इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो शिवराज भूषण है, ये 1 नंबर वाली। सर्वाधिक ज्यादा प्रसिद्धि जो साहित्य मिली है वो इन रचना के हिसाब से, इसके हिसाब से मिली है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रता की भावना, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। राष्ट्रता की भावना, उस समय मुगल काल हुआ करता था, औरंगजेब की जो अत्याचार की नीतियां हुआ करती थी उनके विरुद्ध इन्होंने साहित्य लिखा है। तो राष्ट्रता की भावना, वीरता के उद्गार, ओज गुण, वीर रस के साथ में ओज गुण होता है। तो इस वीर रस के साथ में ओज गुण का वैशिष्ट्य है, वैशिष्ट्य मतलब प्रमुख या विशेष है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो इनका ये संक्षिप्त परिचय हुआ।
दोबारा देख लेते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था, कानपुर में, और कानपुर में तिकवापुर गांव है, ये उत्तर प्रदेश जिले अंतर्गत आता है, और जन्म तिथि 1613 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ स्थान कहाँ है, तो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में आता है। रीतिकाल के 3 भेद तथा रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, रीतिबद्ध में इनका स्थान आता है। श्रृंगार प्रदान के साथ साथ इन्होंने वीर रस के प्रमुख कविता लिखे हैं। और इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, मूल नाम घनश्याम है, साहित्यिक नाम है वो भूषण के नाम से जाने जाते हैं। और इनके मतीराम और जटाशंकर है वो भी रीतिकाल में आते हैं, वो इनके भाई माने गए हैं। प्रमुख रचना में 5 रचना प्रमुख मानी जाती है, ठीक है, जिसमें शिवराज भूषण ये प्रमुख रचना, प्रसिद्धि सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने वाली रचना है। 17 दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि इनकी प्रमुख रचना मानी जाती हैं। और इनकी जो रचना में मूल रूप से वीर रस का प्रयोग हुआ है, और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रचना मानी जाती है। उस समय मुगल काल हुआ करता था, जिसमें औरंगजेब के अत्याचार नीति के विरुद्ध इन्होंने हमारा साहित्य लिखा। अब मूल पाठ में 5 कवित है, मूल पाठ में 5 कवित है। कवित क्या होता है, कवित एक छंद है, जैसे पाठ परिचय में लिखा वीर रस के कवित, कवित एक छंद में, जैसे हमने पिछले पाठ में 2 पढ़ा था, ठीक है, तो 2 है मात्रिक छंद है, तो कवित में वर्णिक छंद है। तो हम जब पद लिखेंगे उस समय छंद की बात करेंगे। तो इस पाठ में टोटल 5 जो कवित आए हुए हैं, ठीक है, और वो सारे हमारे जो शिवाजी महाराज के संदर्भ में आए हैं। शिवाजी की वीरता, उनकी शौर्य, उनके पराक्रम, उनके बल के बारे में बताए गए हैं। जब हम पद लिखेंगे तो उसका विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। तो परिचय की श्रृंखला में हमारा इतना ही परिचय रहेगा, मूल पाठ पढ़ेंगे। मूल पाठ का हम कविता पढ़ेंगे। 1 नंबर का ये कविता है, टोटल 5 कविता इसमें है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें महाराज शिवाजी की युद्ध की वीरता का वर्णन हुआ है। शिवाजी के समकालीन उस समय औरंगजेब का साम्राज्य हुआ करता था, तो औरंगजेब के विरुद्ध किस प्रकार से जब उनकी सेनाएं चलती थी या युद्ध क्षेत्र में जब जाते थे तब क्या दृश्य बनता है, इसका कवि भूषण ने वीरता के साथ में वर्णन किया है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगरन के, नदी नद मद गैरबन के रलत है, एल फेल खेल फेल खलक में गैल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उछलत है, तारा सो तरनी धुरी धारा में जगत लगत जीमी, धारा धारा पर पारा पारावर यूं हलत है। तो हम देखते हैं क्या क्या बात बताई गई है इसमें। महाराज शिवाजी की जब सेना चलती है, साजी चतुरंग, साजी मिलता है सज कर, हमने शब्द लिखे हुए तो आप आसानी समझ पाएंगे। साजी मिलता है सज करके, चतुरंग, चतुरंग मिलता है सेना के चारों अंग कौन कौन से होते हैं, जिसमें एक तो होते हैं हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, ठीक है ना। तो चतुरंग सेन, सेन बोलता है सेना, अंग बोलता है शरीर या हिस्से, ठीक है। साजी मतलब सज करके, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, ठीक है ना, चारों प्रकार, ठीक है। चतुरंग सेन मतलब सेना, अंग मतलब पूरा अंग इसमें शामिल है। मैं उमंग धारी अर्थात उमंग उत्साह के साथ, उत्साह धारण करके और औरंगजेब के विरुद्ध वो सेना चल पड़ती है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी अर्थात उमंग उत्साह के साथ में सेना के चारों अंग विद्यमान है और फिर सामने विद्रोही को मुकाबला करने के लिए चल पड़ते हैं। सर्जा शिवाजी जंग जीते न चलत है, सर्जा है वो शिवाजी की उपाधि है। सर्जा शिवाजी जंग, जंग मतलब युद्ध, जंग युद्ध जीते न चलत है। तो किस प्रकार से महाराज शिवाजी उस जंग अर्थात उस युद्ध को, औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध को जीतने के लिए उस सेना के साथ में चलते हैं और निकल पड़ते हैं। भूषण भनत, रीतिकाल के जो कवि होते हैं वो लगभग अपना कहीं कहीं नाम लिखते हैं। भूषण भनत, भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं नाद
विहद नगर के, अर्थात उस जब चलती है सेना चलती है तो किस प्रकार से नाद मिलता है, ध्वनि या आवाज है, उत्साह की आवाज, और वीर मिलता है घोर या भारी, जैसे कह सकते हैं भयंकर भारी। किस नगर के, नगरों की आवाज बहुत ज्यादा मात्रा में गूंजमान गूंजती है। नाद विहद नगर के, अर्थात विहद का मतलब है घोर या भारी मात्रा में। तो जब सेना चलती है तो नगाड़ों की बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आवाज आती है। ठीक है। नदी नद मद गैरपन के रलत है। और क्या है, यह बात इंपोर्टेंट है, देखो नदी नद विशाल नदी, नदी नद, और मद का मतलब है हाथी की कनपटी से टपकने वाला द्रव। हाथी होता है, जब हाथी है तो उनके कानों की जो कनपटी होती है उससे एक ऐसा द्रव निकलता है गाढ़ा पानी जैसे, ठीक है ना। तो जब हाथी घोड़े रथी पैदल चलते हैं तो क्या स्थिति बनती है, उसकी बात क्या। नदी नद मद गैरबन को मतलब है हाथियों, हाँ, और रलत मतलब है बहते हैं। अब दोबारा देखते हैं, जब सेना चलती है तो उस समय हाथियों के जो कनपटी होती है, उस कनपटी से जो द्रव टपकता है, उस द्रव से क्या होती है, नदी नाले बहने शुरू हो जाते हैं। नदी नद मद गैरबन के रलत है, रलत मतलब है बहते हैं, गैरबन मतलब है हाथियों का समूह, और मद का मतलब है हाथियों की जो कनपटी से टपकने वाला जो द्रव होता है वो, और नदी नद का मतलब विशाल नदी के रूप में। अब पूरी पंक्ति का अर्थ ये निकलता है कि जब हाथियों का झुंड चलता है तब उनकी हाथियों की जो कनपटी होती है, उन कनपटियों से जो द्रव टपकता है, उस द्रव टपकने से ऐसे लगता है कि विशाल नदी का रूप ले लेते हैं, वो नदी बहने जैसी स्थिति बनती है। आगे देखते हैं। अब जब 4 पंक्ति हमने देखा, उसके बाद में एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, तो एल फेल सेना के चलने से, एल फेल सेना के चलने से, खेल भेल अर्थात खलबली होती है, ठीक है। और खलक होता है संसार, खलक होता है संसार में, गेल गेल गली गली में, गेल गेल गली गली में। अब दोबारा देखते हैं, जब हाथियों का समूह या सेना के चलने से इस प्रकार से खलबली मिलती, उस सारे संसार, उस सारे जगत में, उस संसार माहौल में इस प्रकार से गली गली में ऐसे लगता है कि खलबली का वातावरण बन जाता है, सभी लोग भयभीत डरने लगते हैं। एल फेल होता है सेना के चलने से, खेल भेल होता है खलबली मच जाती है, खेल भेल मतलब खलबली मच, खलक होता है संसार या जगत के रूप में, गेल गेल अर्थात गली गली में। उस समय गली गली में हाथियों के और जो हाथी घोड़े सारे चतुरंग सेना चलने से क्या होती है, वहां सारी खलबली मच जाती है गली गली में। अगर गजन की ठेल पेल सेल उछलत है, गजन बोलता है हाथी, हाथियों की ठेल पेल से, हाथियों की ठेल पेल से क्या होता है कि वहां पर्वत है, जो पर्वत है वो पर्वतों की चोटियां हैं, वो क्या, हाथी जब चलते हैं हाथियों की ठेल पेल चलने से, और सेल मतलब है पर्वत, और उछलत मतलब उखड़ जाते हैं, हाथियों के चलने से, हाथियों के चलने से वहां के जो पर्वत हैं, पर्वत मानो ऐसा लगता है कि उखड़ जाते हैं। गजन की ठेल पेल उनके चलने से, अटकलें करने से, ठीक है। सेल उक्सलत है, उक्सलत मतलब तो उखड़ जाते हैं। तारासो तरनी, अब देखो तरनी शब्द का मतलब है सूर्य, तरनी का मतलब है सूर्य। अब जब सेना चलती है उस समय इतना धूल उड़ती है या ऐसा वातावरण बनता है कि मानो क्या लगता है, तारा होता है एक छोटा तारा और सूर्य बड़ा तारा होता है, तो सूर्य एक छोटे तारे जैसा दिखाई देता है, तरनी बोलता है सूर्य, ठीक है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जी, ऐसा लगता है उस
धूल की धारा से, अर्थात उस धूल में, धूल के बवंडर में, धूल के इस प्रकार से पूरे वातावरण में ऐसे लगता है जैसे सूर्य एक तारा जैसा है। तो इसमें जीवी मतलब है जैसा। पूरे पद में अनुप्रांश अलंकार, उपमा अलंकार और विशेष रूप से अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन हुआ है। और ऐसा लगता है आखिरी में क्या बताया है कि धारा पर, मतलब इस पृथ्वी पर ऐसा लगता है कि जब धरती हिलती है, धारा पर धरती हिलती है, तो ऐसा लगता है जैसे मानो समुद्र भी एक जो पात्र होता है, बर्तन होता है, उस बर्तन में लुढ़कने वाले पारे के समान दिखता है। देखो, धारा पर पारा, पारावार का मतलब है समुद्र, यो हलत है, हिलता है। जब धरती के हिलने से, धरती जब हिलती है, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है कि धरती भी मानो हिल रही है, धरती के हिलने से समुद्र भी है, जो एक परात बर्तन होता, उस बर्तन में, उस थाली में जब एक पारा किस प्रकार से, जब वो क्या है एकदम हिलने वाला होता है, जब थाली लेकर जाएंगे तो वो इधर उधर लुढ़केगा, तो समुद्र भी उस समय हिलने वाली जैसी में थाल में, धारा में होता है थाल में, ठीक है, धारा थाल पर पारा इस प्रकार से हिलता है कि जिस प्रकार उस थाल में रखा हुआ पारा है उसके समान दिखता है। तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, मतलब तुलना की गई है, इसमें भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रांश अलंकार और विशेष रूप से, इंपोर्टेंट रूप से कह सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस पूरे पद में हमने ये पढ़ा कि महाराज शिवाजी के जो सेना है, वो जब सेना चलती है उस समय क्या स्थिति बनती है, उस समय सेना की स्थिति का वर्णन हुआ है। यह पूरा कवि छंद में लिखा हुआ है, यह पूरा कवित छंद होता है। कवि छंद 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें 16 और 15, 31, 32 और 33 टोटल वर्ण होते हैं, ठीक है ना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। जैसे 16 वर्ण हुए तो इसमें 15 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वो 15 और 16 के योग से टोटल इसमें 31 वर्ण होते हैं, ठीक है। एक में 31 होगा, एक में 16 और 16 होगा, एक में 16 और 17 होगा। तो ये कवि छंद का है, यह साहित्य हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, अनवरी हिंदी में इतना ही है। ये है इसमें छंद कौन सा प्रयोग हुआ है, तो आप छंद बताइए कि इसमें कवि छंद का प्रयोग हुआ है। कवि छंद की विशेषता बता सकते हैं कि इसमें पहले पंक्ति में 16 और दूसरी में 15, और 16 और 15 के योग से टोटल 31 मात्रा होती है, वहां पर कवि छंद होता है, ठीक है। और काल के बारे में बात करें तो ये काल के अंतर्गत, रीति काल के अंतर्गत पाठ आता है। रस के बारे में बात करें तो वीर रस के अंतर्गत पाठ है। और किसके बारे में वर्णन हुआ है, शिवाजी के इसमें वीरता और शौर्य का वर्णन हुआ है। शिवाजी की जब सेना चलती है तो सेना के चलने से किस प्रकार से शत्रु सेनाओं के सामने या इस समय कैसा वातावरण बनता है, उस वातावरण की स्थिति का वर्णन हुआ है। तो एक बार हमने पढ़ लिया है, दोबारा हम एक बार रिपीट कर देते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग, अर्थात शिवाजी की सेना किस प्रकार से सज धज करके जाती है, चारों प्रकार की सेना है वहां पर उमंग के साथ में। इस चारों चतुरंग होता है चारों प्रकार, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सारे सैनिक। अंग का मतलब होता है सारे अंग विद्यमान है। सरजा शिवाजी की उपाधि है। सरजा शिवाजी जंग जीतने के चलत है, अर्थात युद्ध क्षेत्र, युद्ध को जीतने के लिए वहां पर शिवाजी चल पड़ते हैं। भूषण घनत नाद विहद नगरन की ओर जब चलते हैं तो उस समय जो नगाड़ों की ध्वनि विशाल मात्रा के अंदर गुंजयमान होती है, अर्थात नगाड़ों के वहां पर किस प्रकार से माहौल बनता है। और नदी नद मद गैरबंद के रलद है, अर्थात जो हाथी चलता है तो हाथी चलने पर हाथी की जो कनपट्टी होती है, उस कनपट्टी से टपकने वाला जो द्रव होता है, उससे ऐसा लगता है कि नदी जैसे चलती है, ऐसा वातावरण वहां पर बन जाता है। नदी नद मद गैरबंद के रलद है, अर्थात नदी चलती है तो किस प्रकार से वो पानी का बहाव होता है, ऐसे हाथियों की कनपट्टी से टपकने वाले द्रव से वहां पर नदी जैसा माहौल बन जाता है। आगे देखते हैं।
एल फेल खेल फेल, अर्थात एल फेल शब्द होता है सेना के चलने से किस प्रकार से खलबली मच जाती है पूरे संसार में, अर्थात वहां के मौजूद वातावरण में, और गली गली अर्थात गली गली में वहां पर एक ऐसा वातावरण मच जाता है कि लोगों में खलबली मच जाती है, विद्रोही सेना भयभीत होने लग जाती है। गदन की ठेल पेल, हाथियों की ठेल पेल से चलने से, हाथियों के चलने से पर्वत उछल जाते हैं, अर्थात पर्वत क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं, बिखरने शुरू हो जाते हैं। तारा सतरणी, और सूर्य एक तारा जैसा दिखता है, या माना करो सूर्य एक तारा, सूर्य को एक तारा बताया, तारा सतरणी अर्थात सूर्य एक तारा जैसा दिखता है। क्यों? धूली धारा अर्थात धूल की धाराओं से ऐसा लगता है कि सूर्य एक तारा जैसा हुआ है। और धारा पर अर्थात इस जो धरा हिलती है, पृथ्वी के हिलने से ऐसा लगता है कि ये समुद्र है, पारावार का समुद्र है, वो एक पारे के जैसे हलत है, हिलता रहता है। पात्र में एक थाली में जिस प्रकार से एक पारा रखा हुआ है, और जब थाली लेकर हम खड़े होते चलते हैं तो पारा क्या होता है, गोल होता है, वो हिलता रहता है, इधर एक स्थान स्थिर नहीं रहता है। उसी प्रकार से धरती में भूचाल आने से समुद्र भी एक पारे के समान हिलना या इस प्रकार हिलना डुलना शुरू हो गया है। तो अब हमने इसमें एक पद पढ़ लिया, अब हम दूसरा पद आगे पढ़ेंगे।